नमस्कार, मैं संजीव तिवारी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग में। हम लोगों ने टाइम और टेंस के सेशन शुरू किए थे। वादा हुआ था कि उसके सेशंस आपको लगातार बीच बीच में मिलते रहेंगे। मैंने 2 सेशंस पे आपको किया। पहले सेशन में मैंने आपको ट्रांसलेशन और टेंस से संबंधित कुछ भूमिकाएं बताई, और दूसरे सेशन में मैंने आपसे कहा कि आप थोड़ा सा वर्ब के फॉर्म और सब्जेक्ट्स के नंबर पर्सन पे भी ध्यान दीजिए। उन सेशंस को आप देखे होंगे जरूर, और ना देखे हो तो उनको देख करके आ जाइए, इस सेशन से जुड़िए। अब हम लोग वाक्यों के प्रयोग की ओर चलते हैं, एक एक करके हर टेंस की पहचान करना क्या करना। तो मैंने आपसे कहा था कि वर्ब अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल नहीं होती, वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार निर्धारित होता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। इस सेशन को आपने शायद ठीक से देखा हो। लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का है तो वहां पर हम वर्ब में एस का प्रयोग करते हैं। कब? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्यों को लिख रहे हैं। उस सेशन को आप देख चुके होंगे, ना देखे हो तो देख लीजिए। अब आप रेडी हैं सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर और प्रयोगों के लिए। तो हम टेंस को 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले हिस्से में हम किसी टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें सेंटेंस किस तरह से बनेंगे, कौन सा शब्द कहां आएगा, कैसे आएगा, उसको देखेंगे। और दूसरे हिस्से में हम उस टेंस का प्रयोग कब करना चाहिए, इन व्हाट कंडीशंस दोज टेंसेज आर यूज्ड। क्योंकि आपकी परीक्षाओं में, आपकी जो बैंकिंग एसएससी की परीक्षाएं होती हैं, अन्य जो भी परीक्षा आप देते हैं ग्रामर की, अगर वहाँ टेंस पर आधारित प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों में मैक्सिमम सवालों का उद्देश्य यही होता है कि आप जानना कि डू यू नो हाउ टू यूज दिस टेंसेज, उन टेंसेस का प्रयोग कैसे करते हैं। कभी कभी उस टेंस से संबंधित वर्ब पे आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, सब पूछा जाएगा, टेंस का प्रयोग भी। इसलिए 2 हिस्सा, एक में टेंस का स्ट्रक्चर, उसके प्रयोग, और फिर कब इसका प्रयोग करें और कब ना, मतलब यूसेज, ये 2 चीज देखनी है। ठीक है, आइए तो हम लोग सबसे पहले आज प्रेजेंट इंडेफिनिट अथवा इसको आप सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, इस टेंस के प्रयोग और इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं पिछले सेशन में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब या तो अपने मूल रूप में रहेगी या तो एस फॉर्म में रहेगी, मतलब उसमें एस या ईएस जुड़ेगा। अर्थात किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को, अच्छा एक चीज और मैं चर्चा कर दे रहा हूं, आपके दिमाग में बैठा हुआ कि ता है, ती है, ते है, आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ऐसा न कहें तो अच्छा है। हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा। और ता ते ती कब आएगा ये हिंदी के वाक्यों पर निर्भर करता है ना। तो आप एक चीज देखिए, पहली चीज कि आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जरा, अगर आप ताते ती वाले वाक्यों की बात करें, जैसे जो ट्रेडिशन है मैं वहीं से बात करता हूं कि अगर वाक्यों में ता ते ती ये वाले वाक्य आए हों तो इस वाक्य के स्ट्रक्चर तब 2 प्रकार के होंगे दोस्त, एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, और अदर थिंग। पहले बात को समझिए, पहले बेसिक समझिए, फिर इस पे हम बात करते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब के साथ एस, इस वर्ब के साथ एस या ईएस लगा होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, कुछ ऐसी अवस्था हो। ठीक, अब समझिए जरा, तो एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा, एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा। यहीं पे ध्यान देना, यहां पे देखिए, यहां पे वर्ब अपने मूल रूप में है और यहां पर इसके साथ एस फॉर्म लगा हुआ है। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में जो वर्ब है उस पर ध्यान देना है, या तो वर्ब ऐसी होगी या तो वर्ब ऐसी। लेकिन अगर वाक्यों में ताते ती की जगह, ये जो ताते ती आया है इसकी जगह है
हैं, हूं, हो आ जाए, ये भी तो प्रेजेंट में है साहब, जरा इसको देखिए, ये भी तो प्रेजेंट टेंस है, आप इसे भी तो प्रेजेंट कहेंगे। जब ऐसा होगा तब क्या होगा, तब बनावट कैसी होगी, तब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब बी आएगी, वर्ब बी, और यहां वर्ब बी का क्या तात्पर्य है, तो इसका प्रेजेंट रूप इज एम आर, बोले, और इसके बाद बाकी चीजें जो भी आपको रखना है, ये अवस्था होगी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो अगर आप प्रेजेंट में अपनी बात कह रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन साहब अभी ये बात पूरी नहीं हो रही है, मैंने कहा था कि ट्रांसलेशन एक आर्ट है, हम एक तरफ तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लेकर उलझते हैं, दूसरी तरफ उसके प्रयोग को लेकर उलझते हैं। अब मैंने ये 3 स्ट्रक्चर लिखे, लेकिन यहां अभी एक चीज बची रह जाएगी। अब ताते ती में जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूं, मैं हूं, तुम हो, वह है, वे हैं, ये आएगा। लेकिन जा सकता हूं, यही तो आ सकता ना, जा सकती है, जाना चाहिए, ये भी तो आएंगे, ये भी तो प्रेजेंट में है, बात समझ में आ रही है। तो वहां पे कभी शुड आएगा, कभी कैन आएगा, कभी कुड आएगा, कभी वुड आएगा, कभी विल आएगा, और वाक्य प्रेजेंट में होगा। तो इसलिए आप टेंसेस को पढ़ने से केवल और ये प्रेजेंट पास्ट पढ़ने से बात नहीं बनेगी। हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई शुरू की है, इसलिए आप इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा मेरे साथ चलिए। अभी इसकी बात करिए, हम लोग अलग से मॉडल ऑक्सिलरीज को पढ़ेंगे, कैन के प्रयोग, कुड के प्रयोग, मे के प्रयोग, माइट के प्रयोग, शैल के प्रयोग, वुड के प्रयोग, विल के प्रयोग, शुड के प्रयोग, मस्ट के, एक अलग कैटेगरी है। मैं एक अलग सेगमेंट करूंगा, किसका, मॉडल ऑक्सिलरीज का, तो वहां पे इनकी चर्चा होगी। आप फोकस रखिए, छोटे से शुरुआत करिए पहले। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को आप लिखने चलेंगे साहब, तो आपके पास हिंदी के वाक्यों में के अंत में या तो ताते ती वाले वाक्य होंगे, या तो है, हूं, हो वाले वाक्य होंगे। ठीक, अगर ताते ती वाले वाक्य होंगे तो आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंग्लिश में ऐसा होगा, और है, हूं, हो वाले होंगे तो ऐसा हो। अब आइए जानिए स्ट्रक्चर के आधार पे पहले हम छोटे छोटे वाक्यों को करके आपके अंदर आत्मविश्वास को जगाते हैं, उनके अंदर जिनको अंग्रेजी कठिन लगती है, अनुवाद कठिन लगता है। आपने इसका स्क्रीन टेस्ट शॉट ले लिया होगा, ठीक है। आइए इस स्ट्रक्चर के आधार पे हम वाक्यों को करना शुरू करें। छोटे छोटे वाक्य लीजिए पहले, बहुत छोटे छोटे, फिर उन वाक्यों के, अब ये तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर है ये साधारण वाक्य स्ट्रक्चर है, ये अफर्मेटिव हो सकते हैं, ये नेगेटिव हो सकते हैं, ये इंटरोगेटिव हो सकते हैं ना, एक एक करके देखते हैं। अब जैसे आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूं, ये देखिए, वह मुझे पढ़ाता है। देखिए जरा, वे लोग रोज शतरंज खेलते हैं। देखिए जरा, हूं आया, है आया, है आया। अब देखो, तुम मुझे पढ़ाते हो। देखिए, यहां पे हो, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे हूं, सब में क्या, ता, ते, ठीक। अब एक ती वाला भी ले लीजिए, वह रोज विद्यालय जाती है। हर तरह के वाक्य आपके सामने है, ठीक है। अब इनको बनाने के लिए जैसा स्ट्रक्चर पर रखा था, सबसे पहले सब्जेक्ट को लेके आइए। तो मैं की अंग्रेजी आई, जाना की अंग्रेजी गो, चाहना की अंग्रेजी वांट। लेकिन हिंदी में देखो ध्यान से,
अब आपको एक चीज समझनी है कि यहां पर हिंदी के वाक्यों को बनाते समय आपको ज्यों का त्यों फॉलो नहीं करना है। अब यहां पर जो क्रिया है वो जाना नहीं है, यहां पर सब्जेक्ट का जो वर्ब है वो जाना नहीं है। यहां पे ये जो जाना है ये इन्फिनेटिव के रूप में आया है, ये क्रिया का ऑब्जेक्ट है, सब वर्ब नहीं है। वर्ब यहां पे है चाहता, ये वर्ब है, चाहता हूं ये वर्ब है। और आपको पता है कि जब ताते ती वाले वाक्य आए हों तो मुख्य क्रिया अकेले आती है, उसके साथ हैं हूं हो की इंग्लिश नहीं लिखी जाती। सबसे पहले आप इसको इस वाक्य का देखिए, हिंदी का स्ट्रक्चर अंग्रेजी से अलग होता है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। देखिए कैसे, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो। ये देखिए यहां पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये जो इन्फिनेटिव है साहब, ये इस क्रिया के ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। वहां पर नाउन की तरह आया है, आई वॉन्ट अ पेन। अगर मैं यहां पर लिख दूं आई वॉन्ट अ पेन, जैसे समझिए, तो मैं चाहता हूं क्या, मुझे चाहिए क्या, एक कलम। तो यहां पे जो पेन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ ना। तो जो कार्य यहां पे पेन कर रहा है वही कार्य यहां पे ये इन्फिनेटिव कर रही है, वो वर्ब नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है, वहां पे नाउन के रूप में आई है, वो नाउन का कार्य कर रही है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, पहले आप फोकस है वाक्य पर कि मैं जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो। ठीक, अब वह मुझे पढ़ाता है, तो अब यहां सब्जेक्ट कौन है, वह। वर्ब कौन है, पढ़ाना। ऑब्जेक्ट कौन है, मुझे। अब ध्यान से देखिए जरा, आपको मैंने आई माई मी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की थी। अब देखो जरा, अब यहां पे हिंदी के वाक्यों में कर्ता ने कर्म को, देखिए हिंदी में पहले कर्ता आता है, तब कर्म आता है, तब क्रिया आती है। इंग्लिश जस्ट इसके अपोजिट है, इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, तब ऑब्जेक्ट आता है। इसलिए अनुवाद करते समय आप हिंदी के वाक्यों के स्ट्रक्चर को ज्यों का त्यों नकल करने की कोशिश न करें। अब देखो, पहले लिख दो ही, आ गया। अब जब ही आ गया तो ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ना, क्रिया में एस लगना चाहिए। तो पढ़ाना की इंग्लिश टीच, और इस टीच में जोड़ दो ई एस, टीचेस। ही टीचेस, किसे, मुझे, तो मुझे की इंग्लिश मी, वह मुझे पढ़ाता है। सिंपल सी बात, छोटी सी। अब देखो, वे लोग रोज शतरंज खेलते हैं, कौन खेलते हैं, वे लोग, तो पहले लिख दीजिए दे। अब क्या करते हैं, खेलते हैं, पहले वर्ब आएगी ना, तो प्ले। अब देखो क्या खेलते हैं, शतरंज, चेस। कब खेलते हैं, रोज, डेली या एवरीडे, आपको जो भी लिखना हो, जो भी लिखना हो, डेली लिख दीजिए या एवरीडे लिख दीजिए। ठीक है, डेली अथवा एवरी डे, ये बन गया अनुवाद। दे प्ले चेस डेली, दे प्ले चेस एवरी डे। अब देखो, तुम मुझे पढ़ाते हो, कौन पढ़ाता है, तुम, किसे, मुझे। क्या करता है, पढ़ाता है। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, लिख दीजिए, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तुम की इंग्लिश यू, उसके बाद क्या करते हो, पढ़ाते हो। तो अब देखिए यू सेकंड पर्सन है, इसलिए एस नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। यू टीच, किसे, मुझे, मी, हो गया, यू टीच मी। हिंदी के वाक्यों को देख के बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो, वह रोज विद्यालय जाती है, कौन, वह। अब जाती है मतलब लड़की है, क्या आएगा, शी। उसके बाद वर्ब, जाती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एस लगेगा, क्या लिख दीजिए, गोज। अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा आपको समझना है। अब तक आप देखो, जो भी वर्ब मैं लिख रहा था वहां सीधे सीधे ऑब्जेक्ट चले आ रहे थे। अब ये जो गो है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब सीधे ऑब्जेक्ट को स्वीकार नहीं करती, इसलिए इसके साथ प्रेपोजिशन लेके आना पड़ेगा। तो गो के साथ क्या आएगा, टू, तब इसके बाद स्कूल, उसके बाद डेली। ये देखिए, वह रोज स्कूल जाती है। सिंपल सी बात है। तातेती वाले वाक्य जब आपके सामने आए तो आपको पहले क्या तय करना है कि सब्जेक्ट कौन है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। फर्स्ट सेकंड पर्सन है तो वर्ब अपने बेस फॉर्म में होगी और उसका नंबर सब्जेक्ट तय करेगा। जैसे आप देख लो, यहाँ पे आई के साथ वांट आया है तो सिंगुलर है, ही के साथ
ऑलरेडी ए एस सी एस लगा के सिंगुलर बनाया गया है। यहाँ दे आया है तो प्ले प्लूरल है, यहाँ यू आया है तो देखिए टीच। अब देखो चूंकि तुम पढ़ाते हो, एक वचन एक व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए यू यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, और यहाँ सी आया है तो वर्ब में एस सी एस लग गया। बस यही ध्यान रखना है कि हम वर्ब में एस सी एस केवल तभी लगाएंगे जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होगा और सिंगुलर नंबर का होगा, बस। और दूसरी चीज क्या सबसे इंपॉर्टेंट देखनी है, वो ये जो मैंने आपको अभी बताया, फिर से उसको अलग से मैं आपको समझा देता हूं। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या देखना है कि हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस और वाक्य में डिफरेंस होता है, बिल्कुल डिफरेंस होता है। आप देखो इंग्लिश में आप लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंपली। ये सबसे आसान और सीधा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं, वो आगे आप जैसे से पढ़ते चलेंगे देखते चलेंगे। आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कौन सा वर्ड कहाँ लिख रहा हूँ, किसको कहाँ रख रहा हूँ। लेकिन आप जब इसको हिंदी में लगाते हो, आप जैसे कहते हो कि आई प्ले क्रिकेट, ये देखो सब्जेक्ट आया, वर्ब आई, ऑब्जेक्ट आया। अब इसकी हिंदी लिखो तो मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब देखो जरा अंतर समझ में आया। हिंदी में देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, यही बेसिक अंतर है रे। हिंदी में कर्ता आता है, कर्ता के बाद कर्म आता है, तब क्रिया आती है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए। जब भी आप अनुवाद करने चले हिंदी से इंग्लिश में तो ध्यान रखिए, हिंदी में पहले कर्ता, तब कर्म, तब क्रिया। इंग्लिश में पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसी क्रम को आप भूल जाते हैं तो आपके सेंटेंसेस बड़े भद्दे बनते हैं, गंदे बनते हैं, उटपटांग बनते हैं। तो दो बातें ध्यान रखनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों का अनुवाद करते समय दो बातें बहुत जरूरी। एक कि क्रिया में एस ई एस लगेगा, कब? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का होगा। ही, सी, इट, ना, राम, श्याम, मोहन, टॉम, कुछ भी, कोई नाम हो, कोई वस्तु हो। ओके। एंड सेकंड थिंग, हम जब ट्रांसलेट करें तो ध्यान रखें कि इंग्लिश का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो हिंदी से डिफरेंट है, इसलिए उसी क्रम में अनुवाद ना करें। अब देखो, अब ये वाक्य आपने लिखे, इनका स्ट्रक्चर लिखा, इन पर आपको घर पे और भी वाक्यों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको करना चाहिए। लेकिन अगर इन वाक्यों को हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में लिखना चाहें तो क्या होगा? तो आज मैं आपको केवल नेगेटिव बनाने वाले तरीकों पे बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं, अब सीखने की बात है। मैं आशा करता हूं कि मैंने इतनी छोटी छोटी चीजों से शुरू किया है, बच्चों की तरह एक एक चीज आपके सामने रखने की। हमारे अन्य भी जो साथी हों, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हों, आपको अंग्रेजी में लिखने बोलने की इच्छा अगर है तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। और हमारे जो कॉम्पिटिटर विद्यार्थी हैं वो तो कमाल कर ही सकते हैं। धीरे धीरे आप एकदम इंग्लिश में अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है इन सेशंस को देख करके कहानी बदल देने की। बहुत छोटे लेवल पे बहुत आराम से चाइल्ड लाइक वे में आपको बताया जाएगा। अगर आप जुड़ेंगे तो फायदा होगा। देखिए जब अब जब आप नेगेटिव की बात करेंगे तो हमने क्या कहा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर, मैं ताते वाले की बात अभी कर रहा हूं, है हूं कि नहीं, ध्यान रखना कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर या तो ऐसा होगा, एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब के साथ एस या ई एस आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यही दोनों होगा ना। अभी तो हम लोगों ने तय किया कि या तो सेंटेंस ऐसा या तो सेंटेंस ऐसा। बेटा जी लोग आज एक बात जान लो, कोई कहे कि नेगेटिव क्या है, नेगेटिव किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा नेगेटिव का मतलब AUXILIARY, ऑक्सिलरी प्लस नॉट। मैं ऑक्सिलरी वर्ब ना, जब आप किसी, ध्यान से, आप जब किसी भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी के साथ नॉट लेके आते हैं तो वहां पर वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, आप अभी ये सब मत सोचिएगा कि क्यों नो नहीं आता, नेवर नहीं आता, बिल्कुल आता है। वो नॉट के बदले आता है, नाइदर भी आता है, नन भी आता है, नथिंग भी आता है, बहुत कुछ आते हैं। इवन लिटिल, हार्डली, स्कार्सली भी नेगेटिव सेंस देते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज नेगेटिव। व्हेन यू से इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस, इट मीन्स देयर इज a not with an auxiliary। वहां auxiliary verb के साथ not है तो नेगेटिव है, अदरवाइज
उसमें नो है, नेवर है, नाइदर है, हार्डली है, स्कैर्सली है, लिटिल है, फ्यू है, देन द सेंस ऑफ दैट सेंटेंस इज नेगेटिव। आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास किताबें नहीं है, इट हैज अ नेगेटिव सेंस बट दिस सेंटेंस इज इन अफर्मेटिव। ओके, वो बात की बात है, अभी वहां मत जाइए, शुरुआत हम लोग सुनने से की है, धीरे धीरे चलते हैं। आपसे कोई पूछे कि नेगेटिव क्या है, ऑक्सिलरी प्लस नॉट, ठीक। तो अब इसका मतलब कि हमें नॉट लगाना होगा तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए। तो अगर स्ट्रक्चर ऐसा है, वर्ब ऐसी है, ये देखो इस वर्ब को, तो इस वर्ब का नेगेटिव कैसे बनाओगे, डू नॉट से, ठीक। और अगर वर्ब का स्ट्रक्चर ऐसा है, वो ऐसे आई है, तो इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे, डज नॉट से। बस ध्यान क्या रखना है कि जैसे ही बेटा आप यहां पर डज का प्रयोग करोगे इस डू में यहां पर देखो, यहां जो डू आया है वही यहां पे डज हो रहा है, तो आपने यहां पे एस एस लगा दिया, तो ये जो मुख्य क्रिया है इसका एस एस हट जाएगा, अर्थात यहां पे अब जो वर्ब आएगी वो ऐसे होगी, ऐसे होगी। ये देखो इसका रूप ऐसे होगा, अर्थात आप कहोगे डज गो तो नंबर मिलेगा, आप कहोगे डज गोज तो नंबर नहीं मिलेगा। संभाल के, जैसे ही आप डज लेके आएंगे तो जो वर्ब होगी उसका जो एस ई एस होगा वो गायब हो जाएगा। ये राइट ही रॉन्ग, क्लियर। अब इस तरह से आप किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों को नेगेटिव में बदल सकते हैं। कैसे, अगर वर्ब का स्ट्रक्चर थोबड़ा ऐसा होगा तो आप डू नॉट का प्रयोग करिएगा, अगर वर्ब का मुखड़ा ऐसा होगा तो आप ये प्रयोग करिएगा। बहुत आसानी से आप सेंटेंस को नेगेटिव बदल सकते हैं। अभी प्लीज आप नो नेबर के बारे में नहीं सोचेंगे, उसकी चर्चा हम किसी अगले सेगमेंट में करेंगे। देखो जरा, अब जैसे मैं शतरंज नहीं खेलता हूं, क्या होगा, आई डू नॉट प्ले चेस। देखिए आया तो डू आया ना, लेकिन वह मुझे नहीं पढ़ाती है। अब देखो ही आ गया, तो ही के साथ क्या आएगा रे, डज, उसके बाद नॉट। अब जैसे डज आया तो क्रिया में एस सी एस का प्रयोग नहीं, यहां पे क्या आ जाएगा, टीच, इसके बाद मी। देखिए वह मुझे नहीं पढ़ाती है, ही डज नॉट टीच मी, टीचेज मी नहीं, और डू नॉट नहीं क्योंकि ही थर्ड पर्सन से, अरे पढ़ाती है ना, सॉरी सी होगा ना, नाकी कट जाती है अभी तो, गड़बड़ा मामला, ती है, ही नहीं शी, ठीक है। वह मुझे नहीं पढ़ाती है, बार बार पुरुष होने के चलते दिमाग में बस पुलिंग मैस्कुलिन नहीं चलता है, वो गलती है, नहीं होना चाहिए ना, गंदी बात है। सी डज नॉट टीच मी, ही नहीं शी। देखो अब यहां पे शी आए चाहे ही आए, क्या फर्क पड़ता है, आएगा तो डज ही ना, आएगा तो डज ही ना, पक्का ना। तो सी डज नॉट टीच मी। इस तरह से आप जितने भी अब वाक्य लिखे, अब कोई कहे कि नेगेटिव बनाओ, अफर्मेटिव बनाओ, रेडी रहिए। वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है, सी डज नॉट गो टू स्कूल। मैं आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट अ मैंगो। अच्छा ध्यान रखिएगा, डू नॉट का शॉर्ट आप डोंट कह सकते हैं, डज नॉट का शॉर्ट आप डजंट कह सकते हैं, ये भी एक बात है, दिमाग में रखिए। इस डू नॉट को आप सीधे लिख या बोल सकते हैं क्या, डोंट, और इस डज नॉट को आप सीधे लिख या बोल सकते हैं क्या, डजंट, ठीक है। तो इस तरह से डोंट, डजंट, डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करके। अब देखो बच्चे मेरी बात मानते हैं, द चिल्ड्रन लिसन टू मी या ओबे मी, लिसन आएगा तो टू आएगा, लिसन टू मी या ओबे मी। बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, द चिल्ड्रन डू नॉट अथवा डोंट लिसन टू मी, ओबे मी। सिंपल सी बात है। वह भोजन अच्छा पकाती है, तो आप कहोगे सी कुक्स वेल, सी कुक्स वेल। वो भोजन अच्छा नहीं पकाती है, सी डज नॉट अथवा डजंट कुक वेल। आप अब लंबे लंबे सेंटेंस सोचिए ना। मेरा भाई अंग्रेजी जानता है, माई ब्रदर नोज इंग्लिश। मेरा भाई अंग्रेजी नहीं जानता है, माई ब्रदर डजंट या डज नॉट नो इंग्लिश। पिताजी मुझे रोज पढ़ाते हैं, माई फादर टीचेज मी एवरी डे या डेली।
पिताजी रोज नहीं पढ़ाते? माई फादर डज नॉट या डजंट टीच मी डेली या एवरी डे। स्पीक करो, लिखो, बोलो। अगले सेशन में आने से पहले मैं फिर कह रहा हूं, धीरे धीरे। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के ताते ती वाले वाक्य या सिंपल प्रेजेंट के ताते ती वाले वाक्य किए, जिनका आपने स्ट्रक्चर देखा, जिनकी आपने बनावट देखी और इनका अफर्मेटिव और नेगेटिव देखा। मैं इंटरोगेटिव को जानबूझ के होल्ड कर रहा हूं क्योंकि उसमें थोड़ी मजेदार और इंटरेस्टिंग बातें हैं और लंबी बातें हैं। उसके लिए अलग से एक सेशन या हो सकता है 2 सेशन करना पड़े, तब जाके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को आप ठीक से समझ पाएंगे, क्योंकि वहां पर सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, WH वाले वर्ड्स, ढेर सारी बातें होंगी जो उसको मैं यहाँ खिचड़ी नहीं पकाना चाहता। और एक और चीज, वादा सीखने सिखाने का है ना। बहुत से लोगों को शौक है इंग्लिश में लिखने बोलने का, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर के। तो आई होप इस सेशन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। और आप सबको कसम है, ये इतना ही मैं बोर्ड पे कर सकता हूं। मेरे पास स्लाइड्स नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है कि मैं आपको ढेर सारे दिखा पाऊं। तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। आप इस सेशन को देखने के बाद अगले सेशन के आने तक अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और नेगेटिव के कम से कम 100 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करके, लिख के भी और बोल के भी, यस, राइट एंड स्पीक, लिखिएगा भी 100 सेंटेंस और कम से कम, और उसको बोलिएगा। अगर ये आप नहीं करते हैं तो सॉरी, आपको अगला सेशन देखने का हक नहीं है, कह दे रहा हूं। ये प्रॉमिस करिए कि जब टेंस के सेशन खत्म होंगे, जितना बताया जाए उसको इतना ज्यादा लिख लीजिए, बोल लीजिए कि दिमाग में बातें हिंदी की जगह अंग्रेजी में चलने लगे। आसान हो जाएगा, यस, बहुत आसान हो जाएगा। आप दोनों पानी की तरह साथ साथ बोलेंगे। तो प्रॉमिस करिए कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के ता ते ती वाले अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कम से कम 100 सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेंगे अगले सेशन के बाद, के पहले, अगले सेशन आने से पहले, ठीक है? तो ही हम लोग आगे की बात करेंगे। ये प्रॉमिस करिए पहले, वरना फिर मत देखा करिए, कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ के चिल्लाऊं संडे के संडे और आप रिस्पॉन्स ना दे, और थोड़ा सा प्रतिक्रिया करना भी सीखिए, तो आ जाएगा। आसान है, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।